तो जैसा कि आप लोगों ने इस बीच एमएस ऑफिस, जिसमें कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और डेटाबेस एक्सेस यूज किया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिसके अंतर्गत आप लोगों ने विंडोज एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, रैम रोम, ये सब कवर किया। कुछ छोटे छोटे और भी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने टॉपिक्स फिनिश किए, और अब हम लोग फेज 2 पे शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा एचटीएमएल वाला पोर्शन शुरू होगा। वैसे मैंने कल उसका एक छोटा सा टॉपिक भी करा दिया था, और वो था एड्रेसिंग, जिसमें आपने मैक और आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने अगर पुराने पेपर्स भी देखे होंगे तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको जरूर मिले होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग पार्ट है। इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एचटीएमएल जिसमें हम पढ़ेंगे, और इसी की तरीके से एक प्रोग्रामिंग पार्ट आपका और है, और उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा सी प्रोग्रामिंग। तो एचटीएमएल को हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। इससे आपको कई क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मैंने देखा है हर पेपर में लगभग 4 क्वेश्चंस रहते हैं। कभी कभार टैग्स आते हैं, कहीं कहीं पे ये भी लिखा रहता है 1-2 टैग लगे हुए हैं तो पूछा गया इसमें गलत कौन सा है। मैक्सिमम आपको टैग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कई बार आया हुआ है, जैसे हाइपरलिंक का टैग्स पूछ लिया गया, कुछ फुल फॉर्म्स भी आए हैं एचटीएमएल से जुड़े हुए। तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, प्रोग्रामिंग बेस्ड क्लास है। अगर आपने क्लास की सीरीज मिस की तो आप लोगों को आगे वाली क्लास नहीं समझ आएगी। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले एचटीएमएल के बारे में एक इंट्रो देख लीजिए। एचटीएमएल का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ये बहुत आते थे, लेकिन अब इस तरह के सिंपल फुल फॉर्म्स नहीं आते। एब्रीविएशंस का फुल फॉर्म्स का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक पीडीएफ अपलोड कर दिया है। एचटीएमएल में काम क्या होता है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसका मेन काम जो है वो है आपके वेब पेजेस को बनाना। बच्चों, जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पीडीएफ आपके डेटाबेस यानी कि आपके नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उसको ओपन करा लीजिएगा, और कोशिश करिए कि इस पीडीएफ को ज्यादा से ज्यादा या जल्द से जल्द आप लोग इसे फिनिश कर लें। मैं आपको दिखा देता हूं पीडीएफ कहां अवेलेबल है। आप लोग अपने नोट्स जो आपकी साइट पे मिले हैं उसे अगर आप खोलेंगे तो इस पे जाइएगा, इंपॉर्टेंट जनरल टॉपिक्स, सॉरी हिंदी में जाइएगा, हिंदी के अंदर इंटरनेट पे जाइएगा, और इसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, एचटीएमएल नोट्स इन हिंदी। तो ये आप लोगों की जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूं, जिन बच्चों को ये पीडीएफ इंग्लिश में चाहिए तो इस तरह की ही सेम पीडीएफ तो नहीं है, लेकिन आपको एचटीएमएल की पीडीएफ इंग्लिश वाले में भी मिल जाएगी। इसमें भी इंटरनेट पे अगर आप चेक करें तो एचटीएमएल ट्यूटोरियल के नाम से एक एचटीएमएल की इंग्लिश पीडीएफ भी अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये हिंदी वाली से पढ़ लीजिए। ये बहुत ही शॉर्ट में एचटीएमएल पढ़ाया गया है, मात्र 18 पन्ने की है, लेकिन जब आप वीडियो से देखेंगे तो लगभग 2 से 2.5 घंटे में एचटीएमएल फिनिश हो जाएगा। ये तीनों, पहले तो इसका बेसिक समझ लीजिए। तो एचटीएमएल आपको ये तो पता चल गया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जिसका मेन काम वेब पेजेस बनाने के लिए होता है। इसको हम लोग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप कहते हैं। टेक्स्ट मार्कअप का मतलब होता है कि इसकी मदद से हम लोग हाइपरलिंक यूज कर पाएंगे, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ पाएंगे। एचटीएमएल में आपको कोड्स बताए जाएंगे, और उन कोड्स को आप लोग कोई भी टेक्स्ट एडिटर में यूज कर सकते हैं। जैसे कि नोटपैड में आप लोग यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस आता है सॉफ्टवेयर, उसमें भी आप बना सकते हैं। सबलाइन्स आता है, उसमें भी आप लोग बना सकते हैं। ये सारे टाइपिंग करने वाले कोड्स हैं जिनको आप यूज कर पाएंगे। और उसका आउटपुट देखने के लिए आपको ब्राउजर चाहिए। ब्राउजर आपके पास जितने भी फोन या लैपटॉप्स हैं उनमें पड़ा हुआ है। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा, फायरफॉक्स, क्रोम, किसी में भी इसका आंसर या आउटपुट देख पाएंगे। तो बनाने का तरीका बहुत आसान है। पहले नोटपैड पे आप कोडिंग करिए और उसका आउटपुट किसी भी ब्राउजर में आप देख लीजिए कि ऐसे वेब पेज बनते हैं। लेकिन ये वेब पेज याद रखिए ऑफलाइन रहेंगे, क्योंकि इनको अभी हमने सर्वर में नहीं सेव किया है, ये तो आपके हार्ड डिस्क में सेव है, तो इसीलिए ये दिखेंगे आपको। लेकिन अगर आप सोचें इंटरनेट पे वेबसाइट की तरह खुले तो उसके लिए आपको डोमेन परचेज करना होगा, वो एक अलग फंडा है। वेबसाइट को हम लोग यूआरएल भी कहते हैं, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये तीनों कोड्स याद कर लीजिए। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट पे जो भी डेटा आता और जाता है उसके लिए कुछ नियमावली है, नियम्स हैं, कानून है, और उन नियम और कानून को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। इंटरनेट पे जो वेब पेजेस बने हैं वो HTTP प्रोटोकॉल्स के नियम के फॉलो करते हैं, तभी आप लोगों को हर वेबसाइट के आगे HTTP लगा हुआ दिखेगा। इसके अंतर्गत आप लोगों के जो पेजेस हैं वो एक सर्वर से या एक साइट से दूसरे डोमेन पर जाते आते रहते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में।
अगर आप लोग कोई वेबसाइट टाइप करते हैं तो उस वेबसाइट को हम वेबसाइट तो कहते ही हैं, उसका दूसरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी होता है। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये एक यूआरएल लिखा हुआ है, कोई भी यूआरएल ले सकते हैं। इस यूआरएल में सबसे पहले http www यानी कि ये वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट है, आपका डोमेन यानी कि एड्रेस का क्या है, और कॉम शो करता है कि ये किस टाइप का डोमेन है। कॉम का मतलब कमर्शियल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई वेबसाइट देखें, कहीं कहीं पर आपको .edu लगा हुआ दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूं डोमेन टाइप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताता है कि डोमेन टाइप कितने कितने प्रकार की होती हैं। जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी .com कमर्शियल, .org ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट के लिए .gov, एजुकेशनल के लिए edu, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए NET, और मिलिट्री वेबसाइट्स जो होती हैं MIL के आखिरी में दिखेंगी। तभी आप देखेंगे कुछ वेबसाइट जब खोलते हैं तो उसके आगे उसका com, org, edu ये लगा हुआ आपको दिखेगा। कहीं कहीं वेबसाइट्स में आगे कंट्री कोड भी लगा होता है। जैसे अगर आप लोग गूगल खोलते हैं तो आप देखते होंगे ऊपर की वेबसाइट में कहीं कहीं पे google.co.in लिखा रहता है, तो वो कहलाता है कंट्री कोड। मैं दिखा देता हूं वेबसाइट या डोमेन कंट्री कोड। तो आप लोग इससे पहचान जाएंगे कि वो किस कंट्री की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कितनी सारे कंट्री कोड दिख रहे हैं, IS, EU, UK, CN, ये सारे कंट्री कोड्स हैं। कंट्री कोड्स जैसे इंडिया के अंदर जो वेबसाइट या इंडिया के डोमेन पे जो काम कर रही होंगी, उन वेबसाइट के आगे .in लगा होगा। जैसे आपको ये सारी दिख रही हैं, ये है आपके डोमेन टाइप, और उसके साथ साथ अगर आप लोग देखें तो ये है आपकी कंट्री कोड्स। अब मान लीजिए कि मुझे ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेट खोलना है या गूगल खोलना है। अगर मैं यहां लिखता हूं google.co.in, ना भी लिखेंगे तो वो .com ही डायरेक्ट खुलेगा। तो देखिए यहाँ पे google.com खुल रहा है, और ये .com हमारी कंट्री का यानी कि गूगल जो इस समय मेरी स्क्रीन पर है ये इंडिया का डोमेन है, यहां से एक्सेस हो रहा है। अगर मैं .uk लिख देता हूं या फिर .au लिख देता हूं, इस समय जो मेरे पास गूगल खुला हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो अब मैं जो भी सर्च करूंगा वो ऑस्ट्रेलिया के सर्वर से सर्च होगा। तो इस तरीके से आप डॉट के आगे लगाकर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि आप किस कोड या किस सर्वर को एक्सेस करना चाहें। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखते तो .in हो जाता है। तो कंट्री कोड अलग अलग है, आप लोगों को पहले 2 अक्षर से पता चल जाएगा वो किस कंट्री का सर्वर पे काम कर रहा है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई यूआरएल के बारे में। यूआरएल को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आप लोगों को मैं एक छोटा सा PDF दिखा देता हूं, या फिर एक इस तरह की क्लिप देख लीजिए जिससे आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है। तो यूआरएल जो है वो किसी भी वेबसाइट का, ये देखिए ये एक कई सारे इस तरह के यूआरएल्स आपको दिखेंगे। HTTP मैंने बताया प्रोटोकॉल्स होता है, ये आप लोगों का जिस जगह पे है डेटा वो है। उसके आगे भी कभी कभार लिखा रहता है वो उसके HTML पेजेस हैं, लिंक हैं पेजेस। यानी कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मेरी वेबसाइट खोलते हैं तो आप लोगों ने खोला nalitcourses.com, अब उसके अंदर भी अगर आप लोग जाते हैं तो आप देखेंगे ये आपका होम पेज है जो आपकी शुरुआत में है, और इस होम पेज के अंदर नंबर ऑफ पेजेस बने हुए हैं जिनमें से एक ये है UPPCL वाला। अब अगर आप इसके अंदर किसी पे क्लिक कर देंगे तो हो सकता है आप दूसरे पेजेस में लिंक हो। ये सारे पेजेस इसी साइट के अंदर लिंक किए गए हैं। तो आप लोग एक वेबसाइट को जब एक्सेस करते हैं तो उस वेबसाइट से जुड़े हुए कई सारे वेब पेजेस आप लोगों को लिंक हो जाते हैं। जैसे अब आप देखेंगे यहाँ पे एक दूसरा वेब पेज खुल रहा है CCC 2020, तो ये एक दूसरा वेब पेज खुल गया जो कि आपका मेरी ही वेबसाइट पे बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पेजेस एक दूसरे से लिंक रहते हैं, तो ये नंबर ऑफ पेजेस मिलाकर एक पूरा यूआरएल काम करता है। तो एक कॉमन सी चीज है। तो मोटा मोटा HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम वेब पेजेस बनाएंगे। अब इन वेब पेजेस को बनाने के लिए आपको टैग्स अच्छे ढंग से आने चाहिए। टैग्स का मतलब एक सिंटेक्स होता है, कैसे शुरुआत करते हैं, किस तरह के टैग्स यूज किए जाते हैं। तो चलिए मैं एक छोटे से प्रोग्राम से आपको समझाता हूं कि वेब पेजेस बनता कैसे है। सबसे पहले आप लोग अगर घर पे इसे करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके लिए आपके पास या तो सिस्टम हो, और अगर आपके पास सिस्टम नहीं है आप फोन पर भी HTML कोड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर में लिखिए HTML एडिटर प्ले स्टोर में,
तो यहाँ पर आपको कई सारे HTML एडिटर दिखाई देंगे। आप एक अच्छा खासा HTML एडिटर ओपन कर लीजिए और इस पर भी आप लोग अपनी कोडिंग टाइप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, और इसको मोबाइल पे ही रन करा के इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो HTML एडिटर्स आपके फोन के लिए भी बने हुए हैं, आप फोन पर भी उनका इस्तेमाल करके आप लोग अपने खुद के वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप इस तरीके से पूरा वेब पेज बना पाएंगे HTML एडिटर्स में और उसका आउटपुट भी देख पाएंगे अगर आप फोन पे करना चाहें। वरना अगर पीसी है आपके पास तो आप लोग नोटपैड ओपन कर लीजिए। ये रहा नोटपैड, और इस पर आप लोग पूरी कोडिंग टाइप करेंगे और इस पर टाइप करने के बाद इसको सेव करेंगे। और सेव करते समय यहां पर .html जरूर लगा दे। जैसे इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूं, मान लीजिए मेरी फाइल का नाम है फर्स्ट, तो फर्स्ट .html लिख दीजिएगा। अगर .html नहीं लगाएंगे तो ये पेज टेक्स्ट का बन जाएगा txt, क्योंकि नोटपैड तो txt फाइल बनाता है, लेकिन .html लगा देंगे तो ये पेज वेब पेज बन जाएगा। तो आपको पीछे नोटपैड पे पूरी प्रोग्रामिंग करनी है और उस फाइल को .html के नाम से सेव कर देना है। ये एक वेब पेज तैयार हो गया। कुछ लोग और अच्छा नोटपैड की जगह बेहतर एडिटर चाहते हैं, तो आप लोग एक एडिटर डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है सबलाइन। सबलाइन एक बहुत अच्छा एडिटर है और इसमें वेब पेजेस बनाना और भी इजी हो जाता है। इसके लिए बहुत ही सिंपल है, यहां से एक न्यू पेज ले लीजिए और जैसे नोटपैड पे बना रहे हैं वैसे ही आप इस पे भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें शॉर्टकट्स बहुत अच्छे चलते हैं, जल्दी जल्दी काम होता है। और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे HTML फाइल है तो आपको कलर से साफ साफ दिख जाता है कि कहां हम लोग शुरू कर रहे हैं टैग, कहां खत्म कर रहे हैं। वो कलर कॉम्बिनेशन से आपको पहचानने में मदद करता है। तो मैंने यहां से सबलाइन खोल लिया, ये नेट पे अवेलेबल है। सबलाइन की साइट गूगल कर लीजिएगा और उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। हमें सबसे पहला काम सेव करना होता है और मैंने सबलाइन जो है उसमें कुछ बनाकर एक सेव कर लेता हूं। डी ड्राइव में मैं एक फोल्डर बना लेता हूं, कोई भी एक फोल्डर बना लेता हूं जिसके अंदर मैं अपने सारे पेजेस रखूंगा। तो मैंने यहाँ प्रैक्टिस नाम का एक फोल्डर बना रखा है और जिसमें मैं पहला पेज सेव कर रहा हूं first.html, और सेव बटन दबा दिया। तो जैसे ही मैंने सेव किया, यहां देखिए ऊपर first.html लिखकर आ गया। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये रहता है कि मैं जैसे ही HTML लिखकर टैब बटन दबाऊंगा इतनी चीज अपने आप लिखकर आ जाती है। सब लाइन का यही फायदा है, नोटपैड में आपको ये पूरा लिखना पड़ता। सब लाइन में एक फायदा है कि आप HTML लिख के टैब दबाएंगे, जो मेन कंटेंट है ऊपर नीचे लिखने वाला वो सब अपने आप आ जाएगा। टाइटल पहले लिखा, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये क्या है, आपको आसानी से समझ आएगा। टाइटल में मैं लिख देता हूं माय फर्स्ट पेज। अब इसको समझ लीजिए क्या है। ये जो आपने एक्सक्लेमेशन का साइन देख रहे हैं, ये बेसिकली आपको कुछ नहीं, ये नॉन रीडेबल स्टेटमेंट है। ये आपको बताता है कि हाँ ये HTML का एक डॉक्यूमेंट है। अगर इसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रोग्राम काम करेगा। आप HTML से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेशन के साइन से हम अपनी सहूलियत के लिए लिख देते हैं कि ये जावा का नहीं है या किसका है। अगर आपको मर्जी नहीं है तो आप इसे हटा भी सकते हैं। अब आपकी प्रोग्रामिंग यहां से शुरू होती है। सबसे पहले HTML पेज बनाने के लिए यहां पर आपको इस तरह के ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट्स क्या है, ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन है। यहां पर आपको HTML लिखना पड़ता है और यहां पर HTML बंद करना पड़ता है। बंद करने के लिए स्लैश लगाया जाता है। तो ये जो ऊपर जहां से आपका टैग यानी कि ये कोड खुल रहा है इसको कहते हैं ओपनिंग टैग, और जहां बंद हो रहा है इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग। ये कंपलसरी है। ये हेड है, हेड में आप लोग अपना टाइटल लिख सकते हैं जो कि यूजर को बताएगा कि ये प्रोग्रामिंग है किसके बारे में। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर ये नया भी लिखेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये लिखना एक स्टैंडर्ड माना गया है कि आप हेड लिखते हैं, हेड में अपना टाइटल में जो डाल देंगे वो ही आप लोगों का यूजर जो नीचे पढ़ रहा है उसको समझ आ जाएगा कि हाँ ये इस टॉपिक के ऊपर ये वेब पेज बनाया गया है। तो यहां से हेड हमने शुरू किया, हेड यहां से क्लोज किया, यहां पे टाइटल लिखा और टाइटल क्लोज कर दिया। ये चीज कहीं पे भी प्रिंट नहीं होने वाली है। प्रिंट होने वाली चीज इस पार्ट में आएगी जो कि बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। अब बॉडी के अंदर, बॉडी ओपन की, बॉडी क्लोज की है, उसके अंदर आपको जो भी टाइप करेंगे वही आपके वेब पेजेस का आउटपुट होगा। तो सबसे पहला हम लोगों ने एक टैग लगाया P, इसे कहते हैं पैराग्राफ, और इसके अंदर हम लोगों ने यहां पे लिख दिया वेलकम टू UPPCL ऑनलाइन क्लास, और उसके बाद पैराग्राफ टैग बंद कर दिया। अब मैं इसमें जैसे ही स्लैश लगाता हूं वो P अपने आप बंद कर देता है। ये शॉर्टकट है, वरना आप नोटपैड पे पूरा टाइप करेंगे तब जाकर ये पूरा होता।
तो लीजिए हमारा एक छोटा सा वेब पेज बन गया। अब इसका आउटपुट कैसे देखें? आप लोगों को इसका आउटपुट देखने के लिए जहां मैंने ये फाइल सेव की थी वहां जाना पड़ेगा। कहां मैंने सेव की थी? माई कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव में प्रैक्टिस नाम का एक फोल्डर था और इसके अंदर फर्स्ट नाम का एक पेज मैंने बनाया था, वो रही वो फाइल। तो ये रहा फर्स्ट नाम का एक, देखिए आप लोग देख रहे हो क्रोम में अपने आप ये सेव हो गई है। अब मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो ये हमारे ब्राउजर खुल गया और देखिए हमारा आउटपुट लिखकर आने लगा, वेलकम टू यूपीपीसीएल ऑनलाइन क्लास। तो आपको दिखा हम लोगों ने ये पूरा का पूरा कोड बनाया था और साइड में हम लोग इसको साइड बाय साइड कर देते हैं और लेफ्ट में आप लोगों को उसका आउटपुट दिख रहा है। अब मैं इसी में नेक्स्ट कुछ लिखना चाहता हूं तो यहां पर मैं अगला टाइप कर सकता हूं, अगला टैग में लिख सकता हूं और इस तरीके से हमारा टैग काम करना शुरू कर देता है। तो हम लोगों ने पैराग्राफ एक लिख लिया, चलिए अब इसी में हम एक दूसरा पैराग्राफ भी टाइप कर देते हैं, एक और लिख दिया यहां पी और यहां पर हम लोग लिख देते हैं कोर्सेस, ठीक, और फिर मैंने पी यहां से बंद भी कर दिया। फिर एक और मैं लगा देता हूं पी और इसके बाद मैंने यहां लिख दिया मान लो ARO और फिर पी बंद भी कर दिया। फिर मैंने लिख दिया यहां पर पैराग्राफ, ये नंबर ऑफ पैराग्राफ्स बनते चले जा रहे हैं, इसमें कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां लिख दिया असिस्टेंट अकाउंट और पैराग्राफ बंद कर दिया। इसको कंट्रोल एस से सेव कर दीजिए। लेकिन पीछे आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा आउटपुट क्योंकि हमने प्रोग्राम को रीलोड नहीं किया है। मैंने यहां रीलोड किया और देखिए आपको तुरंत उसका आउटपुट दिखने लगा कि हमारे वेब पेज में ये ऐसा दिखेगा। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अब इसी में हम लोग छोटी छोटी चीजें और भी ऐड करते हैं। अब जैसे ये पैराग्राफ हम लोगों ने लिख दिया है, इसी में हम लोगों को पैराग्राफ के अंदर जो यहाँ कोर्सेज लिखा गया है या फिर RO लिखा हुआ है, इस पी के आगे स्पेस लिखते हैं और यहां कर देते हैं अलाइन। अलाइन लिख देता हूं मैं यहां पर, अलाइन में इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया राइट। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा टैग और इस टैग की प्रॉपर्टी ये है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट्स। तो हमारा जो पैराग्राफ टैग है उसकी एक प्रॉपर्टी यानी एक एट्रीब्यूट मैंने ले लिया अलाइन इक्वल टू राइट, यानी कि ये जो पैराग्राफ है राइट में जाके लिखे, ये उसकी प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे टाइप कर दी। और जब मैं इसको सेव करूंगा और सेव करने के बाद अब मैं इसको रीलोड कराऊंगा तो आप देख रहे होंगे ARO राइट में चला गया ये। तो ये आपका इसलिए राइट में चला गया बिकॉज हम लोगों ने इस वाले पैराग्राफ की एट्रीब्यूट्स राइट कर दी थी। तो आप इस तरीके से किसी भी एट्रीब्यूट्स के अंदर चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सब में चेंज दिखेगा। इसी तरह बॉडी के अंदर यहां पे मैं गया और यहां पर मैंने एक एट्रीब्यूट लिख दिया BG कलर और BG कलर पे मैंने इसके अंदर लिख दिया पिंक, एक कलर डाल दिया। कलर्स के वैसे कोड भी होते हैं, मैंने यहां पर फिलहाल पिंक लिख दिया है और सेव कर दिया। रीलोड किया तो आपको तुरंत आउटपुट दिखा कि जो बॉडी है पूरी पीछे की उसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया है और बाकी तो जो जैसा था वैसा ही है। इसमें हम लोग धीरे धीरे टैग्स और यूज करते हैं। एक टैग मैंने और लगा दिया U और इस U को हम लोगों ने यहां पर बंद कर दिया। अब U का मतलब अंडरलाइन है। अब अगर आप देखें तो कोर्सेस में अंडरलाइन हो गई है। तो कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कि ये कैसे टैग्स काम करते हैं। अच्छा मेरे को बताइए आप लोगों में से अगर मैं ये चीज यहां की जगह यहां लिख देता हूं तो क्या ये काम करेगा, हां कि ना? जल्दी से आप लोग आंसर्स बताइए, क्या ये टैग काम करेगा? ये नहीं सर, मैंने यहां लिखा है नहीं करेगा और नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। पैराग्राफ क्लोज हो गया पहले, ब्रेक हो चुका है ना वो। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो मैंने अंडरलाइन U में किया हुआ है और अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ इसकी जगह मैं नीचे कहीं लगा देता हूँ तो आपको पूरा आउटपुट दिखेगा यहाँ पर, ठीक। और अब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा अंडरलाइन हो गया। ये पूरा का पूरा काम कर रहा है इधर से इधर तक सारा। तो कुछ टैग्स ओवर क्रॉस कर जाते हैं, जैसे इस टैग को अगर आप देखें तो मैंने यहां से क्लिक किया और यहां पे टाइप कर दिया है तो ये आराम से काम कर रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं ऑफिशियली ऐसा अलाउड नहीं है। ये जो सबलाइंस है इनमें एक सबसे अच्छी चीज ये होती है कि ये बहुत सारी गलतियों को अपने आप ऑटो करेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी छोटी मोटी इस तरह की गलतियां हैं
तो वो अपने आप उसको ओवरकम कर देगा। लेकिन आपको ऑफिशियली जब करना होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मली जब आप करेंगे, क्योंकि आगे का मैं अभी आपको और भी दिखाने जा रहा हूं जिसमें कि आप बोल्ड वगैरह करेंगे, साइज चेंज करेंगे, तो जहां से जहां तक चाहिए अंदर वाले पहले टैग लगाइएगा, फिर बाहर वाले टैग लगाइएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं बॉडी यहां की जगह यहां पे बंद कर देता तो ये सब गड़बड़ हो जाता, क्योंकि ये नीचे आ जाता, बॉडी के बाहर आ जाता। तो इस केस में अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो आउटपुट अगर आप लोग चेक करें तो उसने उस चीज को यहां पर भी देखिए इग्नोर कर दिया, जबकि ऑफिशियली ये अलाउड नहीं होता है। बॉडी यहां से बंद हो गई, ये लाइनें नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब लाइंस में कुछ फायदे ये होते हैं कि हमारे छोटे मोटे एरर्स वो अंडरस्टूड चेंज कर देता है। तो फिलहाल आपको जो सही लिखना है नोटपैड में करेंगे तो आपको एरर्स आने लगेंगी। एरर तो नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें कोई एरर जैसी चीज नहीं होती, लेकिन आउटपुट नहीं निकलेगा आपको। तो मैं आपको आज टैग्स के बारे में ही बताने जा रहा हूं। तो ये जो क्लास है इतनी सबको समझ आ गई कि HTML क्या है, वेब पेज कैसे बनाए जाते हैं और किस तरीके से हम लोगों को आउटपुट देखना है। इतनी क्लास में किसी को कोई इश्यू है तो जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं सिर्फ टैग उठाऊंगा कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, वेब पेज में ये बदलाव हो रहा है। तो आप में से जिसको भी ये चीज नहीं समझ आ रही है तो एक बार फिर से पूछ ले, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरी टर्मिनोलॉजीज में। सभी को ऑल क्लियर? नवनीत गंगवार का कोई सवाल है? नवनीत जी अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए। और मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि ये सारी चीजें अलग से नोट्स बनानी पड़ेंगी या फिर आपने जो PDF दिया है उसमें से हो जाएगा पढ़ के? उससे हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हेलो? हाँ सर, उससे पूरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इससे ओके ओके। आप कुछ मत बनाइए, उस PDF का प्रिंट आउट निकालिए, मार्कर लेके बैठिए, वीडियो देखते चलिए, मार्कर से मार्क करते चलिए। ठीक है सर, थैंक यू। राजीव यादव का क्वेश्चन है। राजीव यादव जी बताइए क्या सवाल है? सर जैसे कि ये जो आप जो यूज कर ले सब लाइनर, अगर इसमें कुछ गलती होता है तो अपने आप उसको फिर भी ले लेगा। तो सर ऐसे तो गलती अगर गलत टैग या फिर एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो फिर वो भी दिखाने लगेगा। नहीं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ना कि आप उसकी जगह आप लोग क्या करिए, नोटपैड में करिए। जो शुरुआत के बिगिनर्स हैं वो इन सब का यूज नहीं करते हैं। शुरुआत के जो बिगिनर्स आप देख रहे होंगे इसमें मैंने कितनी जल्दी, अभी अगर आप नोटपैड करते तो आपको इतना टाइम लग जाता टाइप करने में। अब मेरे लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मेरे को कम समय में ज्यादा दिखाना है आउटपुट, तो मैं इसका यूज कर रहा हूं। वरना आप लोग पूरा लिखेंगे, आप सोचिए गलती से इन्वर्टेड कॉमा भी गलत लग जाते, इसमें तो ये सब अपने आप लग गया। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि शुरुआत आप नोटपैड से करिए अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं। जब थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आप लोग कोई भी सबलाइन या फिर नोटपैड एडिटर यूज करिए, उससे आपका सही रहेगा। सुधीर पटेल का क्वेश्चन क्या है? सर हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जैसे पैराग्राफ टैग दिया हुआ है, पैराग्राफ वाला P वाला सर जी। तो सर ये जो मान लीजिए अंडरलाइन है, तो जैसे P को हटा करके फिर अंडरलाइन सिर्फ करें तो सिर्फ अंडरलाइन होगा सर? बिल्कुल होगा, बस वो पैराग्राफ नहीं होगा। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? लाइन चेंज हो जाना। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपका हटा दिया और अगर मैं इसको यूज करूंगा तो ये अंडरलाइन बिल्कुल करेगा। अब मैं इसकी जगह अंडरलाइन यहाँ पे कर देता हूं, मान लीजिए ये वेलकम वाले में ही इसमें कर देते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर आपका अंडरलाइन टाइप कर दिया U। वो तो पैराग्राफ के लिए है, पैराग्राफ अगर आप नहीं चाहते तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, देखिए मैंने यहाँ पर अब आपका ये नीचे ARO के लिए कर दिया और वो हटा दिया, तो देखा आपने वो सीधा ऊपर आ गया। ऊपर क्यों आ गया ये? क्योंकि अब पैराग्राफ नहीं है ना, कोर्सेज और ARO लगातार है उसके हिसाब से। तो पैराग्राफ का मतलब वो लाइन चेंज होता है, तभी मैंने यहाँ P लिखा तो लाइन चेंज करके वो नीचे नेक्स्ट लाइन पे दिखा रहा था। तो अंडरलाइन उसने किया, पैराग्राफ नहीं किया। इसमें पैराग्राफ था तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। प्रदीप यादव का क्वेश्चन क्या है? अरशद? सर ये जो पी है उसके जगह सर कुछ नहीं, कुछ और नहीं कर सकते, जो है वो है। आपको जो टैग दिए गए हैं वही आपको रटने हैं। आप अपनी तरह से नहीं लगा सकते कि अरशद ओपन अरशद बंद ना। HTML स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग जो है वो आपको वही रखनी है, उसमें कोई भी आपको बदलाव नहीं करने। तभी तो हम लोग बैठ के से रट रहे हैं। सर मैंने एक जगह बी देखा था, बी वो बोल्ड है, वो मैं आगे बताऊंगा ना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको इसलिए तो बताया। देखिए B बटन दबाने से इतने सारे आ गए, अब मैंने यहाँ पे बोल्ड वाला यूज कर लिया।
तो अभी आप टैग जब पढ़ेंगे, देखिए ये देखिए, आपने देखा ना, ये असिस्टेंट अकाउंट्स बोल्ड हो गया और पैराग्राफ हट गया। तो मैंने इसलिए बोला अभी तक जो आ गया उतना आप बता दीजिए, फिर मैं आपको सारे टैग्स एक बार जल्दी जल्दी करना शुरू करता हूँ, तो आपको ओके समझ आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। संजीव कुमार हेलो। का कोई क्वेश्चन? प्रदीप यादव हाँ सर, बताइए। हाँ एक्सक्लेमेशन के हेलो। बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। एक्सक्लेमेशन जो साइन पहले लगा था उसका मतलब होता है, कभी कभार कोई चीज होती है ना कि हमें डिक्लेयर नहीं कर, हम इसका यूज नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ एक्सक्लेमेशन के लिए लिख सकते हैं कि ये HTML डॉक्यूमेंट है। तो जब एक्सक्लेमेशन साइन लगा देते हैं तो इसे कहते हैं ये रीडेबल नहीं है, HTML उसे पढ़ेगा नहीं इस लाइन को, मतलब इसका आउटपुट कुछ नहीं होता। कुछ नहीं आउटपुट है, बस ये हमें यूजर के लिए है कि हम ऐसे कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए कि दिस इज माई, तो ये कंफ्यूज हो जाता है ना, एक सिंटेक्स एरर हो जाती है कि इसका मतलब क्या आ गया, ये तो कंप्यूटर के हिसाब से तो ये कोई सिंटेक्स है, तो हम कंप्यूटर को कैसे बताएं कि यह मत पढ़ो ये लाइन, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्सक्लेमेशन साइन दे दिया है। जी जी जी। सर ये हेड के अंदर जो लिखा हुआ है, जी, तो ये सर कहाँ पे इसका यूज क्या है, ये सर कहाँ पे दिखाएगा ये आपको My कहीं नहीं first दिखाएगा, page जो ये लिखा माई फर्स्ट पेज एक टाइटल के रूप में दिखाई देता है, और अगर आप लोग देखेंगे तो माई फर्स्ट पेज का जो ये है वो यहाँ पर पेज का नाम बन जाता है, लेकिन ये कहीं आपको कंटेंट में नहीं दिखाई देगा। ये आउटपुट सर नहीं आता इसका? नहीं नहीं, ये आउटपुट मैंने क्या बताया था, बॉडी के अंदर वाले का आएगा। आउटपुट सिर्फ बॉडी का था। जी जी, ठीक है, और देख लेते हैं क्योंकि ये डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे बहुत तेजी से फिर क्लास बदल जाएगी। बादल सिंह का सवाल क्या है? पीयूष सागर जी सर, बताइए। HTML में जितने वेब पेजेस हैं HTML के अलावा किसी और में भी बन सकते हैं सर, किसी और लैंग्वेज में? देखिए बहुत सारे हैं, अभी HTML तो आपकी शुरुआती प्रोग्रामिंग होती है, फिर आपका आ जाता है DHTML आ जाता है डायनेमिक, फिर CSS आ जाता है, फिर जावा भी आ जाती है, PHP भी आ जाती है, ये सारे वेब पेजेस बनाने के लिए ही प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है सर, पीयूष का क्या सवाल है? सर ये जो माई फर्स्ट पेज आपने जो नाम दिया है, ये वेबसाइट का नाम होगा ना आपकी? नहीं, वेबसाइट का नाम नहीं है, वेबसाइट का नाम तो कोई भी हम डाल सकते हैं, वेबसाइट का नाम से कोई लेना देना नहीं। यहाँ टाइटल में जो आप लिखते हैं माई फर्स्ट पेज की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो पीयूष, ठीक है, तो ये वेबसाइट नहीं बदल गई जी। ये आप ये मत समझिए कि यहाँ जो लिखेंगे वो आपका डोमेन बन जाएगा www, ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखिए यहाँ आपका नाम आ गया, ये पेज का टाइटल बन गया बस, तो ये आपकी कोई वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट का मतलब डोमेन रजिस्टर्ड, उसके लिए फिर आपको एक अलग से डोमेन खरीद के वहां रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। जैसे मेरी एक डोमेन का नाम है www.nailitcourses, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ पेजेस डालेंगे तो उनमें वो एक पेजेस ये होगा। अगर ये ना भी लिखेंगे, देखिए मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अगर मैं हटा दूंगा तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम का आउटपुट नहीं आएगा, प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर आपकी फाइल का नाम आ गया। जी, चलिए बच्चों, फिर अब बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं अभी हम बीच में और ले लेंगे, थोड़ा सा और टैग्स पढ़ा दें। तो अब आप लोग इस PDF को ध्यान से देखिए, इसमें आपको बहुत सारे टैग्स मिलने वाले हैं। आपको ये समझ आ गया कि HTML को कैसे हम लोग यूज करते हैं, एट्रीब्यूट समझ आ गया। तो ये देखिए, ये है हमारी बॉडी टैग और ये है बॉडी के सारे एट्रीब्यूट्स। बॉडी में आपको मैंने एक एट्रीब्यूट्स बना के दिखाया था BG कलर, जिससे आपको समझ आ गया था कि बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा। एट्रीब्यूट्स आपको ये जो ब्रैकेट्स बने हैं उन्हीं के अंदर लिखना होता है। इसमें ये सेमीकोलन का ध्यान रखिएगा, दोनों वाले एक ही हैं, ये गलत बना हुआ है टाइप, वैसे आप लोग सही लगाएंगे। इसी तरीके से अगर आप बैकग्राउंड लिख देते और किसी फाइल का नाम डाल देते तो आपकी बॉडी के पीछे फोटो लग जाती। जैसे यहाँ पे लिखा गया है बॉडी, बॉडी के अंदर फिर एट्रीब्यूट में लिखा है बैकग्राउंड, और पूरा एक पाथ लिख दिया है कि C के अंदर इमेज के अंदर डेमो। तो ये जो फाइल होगी demo.jpg, ये आपके पीछे की बॉडी में फोटो या लोगो जो भी रहा होगा वो आपको दिखाने लगेगा। इसी तरीके से आपने अगर टेक्स्ट लिख दिया, ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली कलर का ही कोड है। आपको कलर के कोड ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको नेट पे सारे HTML कलर कोड्स दिखेंगे। आप गूगल कर लीजिए और HTML कलर कोड्स लिख दीजिए, तो आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी HTML कलर कोड्स की, और उसके सारे कलर कोड यहाँ देखिए दिखने लगेंगे। इन कलर कोड्स को आप लोग, कोई भी कलर कोड्स आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये रहे सारे कलर कोड्स, तो आपको यहाँ पे तुरंत समझ आने लगेगा कि किस कलर को, अगर आपको सैल्मॉन कलर चाहिए तो उसका कलर कोड ये है। बेसिकली है क्या, ये रेड, ग्रीन और ब्लू का कॉम्पोजिशन है कि इतने इतने % रेड है, इतने % ग्रीन है,
ये हजारों कलर कोड्स आपको मिल जाएंगे। देखिए अगर आपको ऐसा कलर कोड यूज करेंगे, सबके कलर कोड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो अगर आप लोग रेड ब्लू ग्रीन ना लिखकर सिर्फ ये कलर कोड लिख देते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पिंक लिख रखा था, तो पिंक की जगह मैं कलर कोड लिख देता हूं, तो भी अगर आप लोग गौर करेंगे तो पीछे ये देखिए कलर कोड चेंज हो गया। आया समझ में? तो कलर कोड से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो टेक्स्ट का हम लोगों ने यहाँ कलर कोड लिख दिया, टेक्स्ट का मतलब लिखावट का रंग बदल गया। इसी की तरह बॉडी टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन 40, ये आपका एक साइज है, पिक्सल साइज। अगर आप टॉप मार्जिन लिख देते हैं तो आपका जो वेब पेज है ऊपर से इतना छूट के मैटर लिखेगा, जैसे अभी आप देख रहे हैं टॉप से किनारे से लिख रहा है, वैसे ही लेफ्ट मार्जिन लिख देंगे तो इतना छोड़कर यहां से आपका मैटर टाइप होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बॉडी में स्क्रॉल लिख देंगे तो स्क्रॉल यस कर देंगे तो आपके वेब पेज में बाएं तरफ या दाएं तरफ, बाएं तरफ तो नहीं, दाएं तरफ स्क्रॉल बार ऑन हो जाएगा। तो ये आपके सारे के सारे बॉडी के एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? तो इनको एक एक बार आप लोग जरूर ध्यान से रखिएगा, इनको जरूर यूज कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को एक वीडियो कंटेंट पूरा प्रोवाइड करूंगा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। आप लोगों की प्लेलिस्ट में चीजें पूरी डिटेल में भी एक्सप्लेन है, तो जो बच्चा पूरा का पूरा सारे टेक्स्ट, सारे बॉडी कलर्स, सब कुछ अगर आप एक एक करके वीडियोस में देखना चाहता है तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको ये आसानी होगी। ये रही हमारी प्लेलिस्ट, कल मैंने एक्टिवेट कर दी थी। यहां से आपके HTML के सारे वीडियोस दिखने शुरू हो जाएंगे। देखिए ये रहा इंटरनेट वेब पेज यहां से, तो ये आपके सारे के सारे HTML के ही हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो है ही, प्लस डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। तो अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं कि एक एक करके आपको दिखाया जाए कि बैकग्राउंड में फोटो कैसी डाली गई है, बैकग्राउंड का बॉडी कलर्स कैसे चेंज हुआ है सारा, तो वो आपको इसमें पूरा डिटेल में मिल जाएगा। आप उसे जरूर देख लीजिएगा जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है। आगे का है पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपको मैंने बताया कि आप लोगों का अपना जो भी पैरा टाइप करते हैं, पैरा का मतलब नया पैराग्राफ, नई नंबर ऑफ सेट ऑफ लाइंस आप लोग लिखते हैं उसमें। तो पैराग्राफ में हमारे पास जो है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग इसमें एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। मैंने आपको राइट वाला करके दिखाया था, वैसे ही लेफ्ट, राइट और सेंटर कर सकते हैं। कुछ बच्चों के उसमें सेंटर काम नहीं करेगा, पर आप लोगों का टैग गलत नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। उसमें CSS, क्योंकि आप लोगों के ब्राउजर में कभी कभार CSS का ही ऑप्शन यूज करता है, जो अगर लेटेस्ट ब्राउजर्स हैं तो उसमें कभी कभार गड़बड़ करता है, लेकिन आपका लिखा हुआ टैग परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर आप पैराग्राफ में ये टैग के एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं तो आपका लिखा हुआ मैटर लेफ्ट, राइट, सेंटर में किया जा सकता है। आपको ऑलरेडी मैंने ये बता दिए कि बैकग्राउंड कलर से आप लोगों का BG कलर से पीछे का कलर चेंज हो जाएगा, और टेक्स्ट कलर लिख देंगे तो ये जो मैटर आपने टाइप किया है ये ब्लू कलर में हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो आपके कुछ बेसिक टैग्स हो गए जो आप लोगों को यूज करने हैं। एक टैग और यूज कर लेते हैं, BR। इसका मतलब होता है ब्रेक करना। अगर आप ये टैग जहां पर भी लगा देंगे उस टैग में उसके आगे का मैटर सेकंड लाइन पर आ जाएगा। इस टैग को बंद नहीं करना होता है। ये टैग जो है ये सिर्फ ओपन टैग है, खुलता है, बंद नहीं होता। लाइए इसको दिखाते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। BR, तो जैसे कि हमारा ये है, ये कुछ खतरनाक रंग हो गया है, कुछ और ले लेते हैं। देखें लाइट ब्लू ये लेता है कि नहीं, ये भयंकर वाला ब्लू है, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोगों को, जैसे आप देख रहे हैं कोर्सेस, ARO और असिस्टेंट अकाउंटिंग, ये सब एक लाइन पे लिखा है, मैंने कहीं पर भी लगा दिया BR। ठीक, तो ARO के आगे मैंने BR लगाया है, तो आप देखेंगे यहीं से आपकी लाइन चेंज हो जाएगी। ARO के आगे लाइन ब्रेक हो गई। लाइन ब्रेक होने का मतलब आप लोगों का आगे का मैटर जो है वो अगली लाइन पे शिफ्ट हो गया। दिखा आप लोगों को, अगली लाइन पर आपका मैटर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग लाइन ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सा टैग है, आपको आसानी से समझ आ गया होगा। आप जितनी बार चाहें उतनी बार ब्रेक कर सकते हैं। अगला टैग है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। देखिए जैसा आपको बताया था आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। बोल्ड से आपका मैटर बोल्ड, इटैलिक से तिरछा और यू से अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ BUI लिखा है, BUI लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको I को पहले भी लिख कर सकते हैं ताकि ये क्रॉस सेक्शनल ना हो। एक बार मैं करके दिखा देता हूं। BUI बोल्ड तो मैंने ऑलरेडी एक बार दिखा दिया था। इटैलिक देख लीजिए, अंडरलाइन आपके सामने है ही। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने इस ARO को I कर दिया, आप दोनों भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक तीनों हो जाएंगे। तो ARO जो है उसको I कर दिया, तो आप देख रहे होंगे ARO में इटैलिक लग गया है। तो ये इटैलिक कोड्स में चेंज हो गया।
तो आपका ये टैग इस तरीके से दोनों लगाने हैं तो दोनों कर दीजिए। यहां पर मैंने बोल्ड लगा दिया और मैंने यहां पर बोल्ड बंद भी कर दिया, और अब सेव करके बंद किया और रीलोड किया तो आप देख रहे हैं एआरओ इटैलिक भी है और बोल्ड भी है। सिंपल है। इसी तरीके से एक टैग और है बिग एंड स्मॉल। बिग एंड स्मॉल से आप लोग फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया है ब्राउजर में जो आपका फॉन्ट साइज है 1 से 7 नंबर तक आप इसे फैला सकते हैं, बड़ा 7 गुना कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप लोग स्मॉल से लिखी गई चीजों को स्मॉल स्मॉल कर सकते हैं। जैसे यहां मैंने स्मॉल लगाया और स्मॉल बंद कर दिया तो इतनी चीज छोटी हो गई। 2 बार स्मॉल लगाया तो और भी छोटी हो गई। वैसे ही 2 बार बिग लगाया तो और भी बिग हो गई। लाइए एक बार करके दिखाएं। जैसे ये असिस्टेंट अकाउंटेंट लिखा हुआ है तो यहीं पर मैंने इसके ब्रैकेट में लिख दिया बिग। क्लियर? और इसी के बाद यहां पर बिग मैंने बंद भी कर दिया। देखिए बंद भी हो गया। अब उसके बाद मैं इसको सेव करता हूं और रीलोड कराता हूं तो आप देखेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट नॉर्मली से बड़ा हो गया है। मेरे को और बड़ा करना है तो मैंने एक बार और बिग कर दिया, और जाहिर है मेरे को यहां पर एक बार और बिग बंद भी करना पड़ेगा। अब मैं इसको सेव करके रीलोड करता हूं तो आपको उसका असर तुरंत पीछे दिखा होगा। सेम उसी तरह आप लोगों का स्मॉल भी काम करता है। अगला जो टैग है वो है स्ट्राइक। स्ट्राइक करने से एस लिखना पड़ता है और आपके द्वारा लिखा गया कंटेंट कट जाता है। जैसे ही लिखा आपने इसको एस लगा दिया, एस बंद कर दिया तो आप लोगों का ही में ऐसे स्ट्राइक लग जाएगा। क्लियर? उसी के साथ साथ है सुपर एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट के लिए एसयूबी लिखना पड़ता है और सबस्क्रिप्ट के लिए एसयूपी लिखना पड़ता है। देख लीजिए बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि हम लोगों को एआरओ के बाद यानी कि यहां पर आरओ और यहां पे 2 लगाना है तो 2 लगाने के लिए मैंने यहां पर सब लिख दिया और उसके बाद यहां 2 लिखा और सब बंद कर दिया तो एआरओ के बाद जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। देखिए यहां पर आपको दिखा होगा एआरओ के बाद नीचे देखिए बेस में आ गया सबस्क्रिप्ट, और अगर सुपर करना है तो एसयूपी लिख दूंगा तो ये सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एसयूपी कर दिया और अब मैं आपको रीलोड करके दिखा रहा हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पावर में चला गया। क्लियर? तो ये सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट के लिए यूज करता है। उसके बाद अगला टैग जो है वो है हेडिंग। ये आपके कोर्स में कई बार आया हुआ है, मतलब इससे मैंने कई क्वेश्चंस देखे हैं हेडिंग वाले। तो हेडिंग टैग्स की सबसे पहली चीज H1 से लेके H6 तक की हेडिंग लिखने के ऑप्शंस रहते हैं। आप हेडिंग टैग्स में प्री डिफाइंड हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पहले से ही बनी बनाई मोटी लंबी चौड़ी जितने आपको फॉन्ट चाहिए उस हिसाब से 6 बने बनाए सैंपल्स दिए हेडिंग्स के। तो मैंने वो 6 के 6 सैंपल्स मैं यहां पर टाइप कर देता हूं। ये रहा H1 हेडिंग, यहां खुली यहां बंद हुई, H2 हेडिंग, H3, H4, H5 ये रही। और जब मैं इसको सेव करता हूं और रीलोड करता हूं तो आपको सारी हेडिंग्स के अलग अलग साइजेस यहां दिख रहे होंगे। इसका ध्यान रखिएगा H1 सबसे बड़ा साइज होता है और H6 सबसे छोटा साइज होता है। कंफ्यूज मत होइएगा। H1 का साइज जहां जिसके आगे हम लोग H1 लिख देंगे वो आपका सबसे बड़ा फॉन्ट साइज प्री डिफाइंड हेडिंग्स कहलाएगा। तो ये है आपका पार्ट 1। चलिए लौट के आते हैं पार्ट 2 पे, हम लोग डिस्कस करते हैं अपने अगले टॉपिक पर।